हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के और हैप्पी न्यू ईयर। 2021 का पहला शो है और कॉल इन शो है, यानी आप ही की बात सुनी जाएगी। तो वी लुक फॉरवर्ड टू योर एनालिसिस। शफीक अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सर, जी सर। जनाब, मैं कल आपने मुनव्वर सही साहब का इंटरव्यू प्रोग्राम पेश किया, बहुत अच्छा था। मुझे मेरे 3 सवाल थे। मेरे ये कहना था कि मेरे वालिद साहब पीआईए में थे जब 500 आदमी इम्प्लाई थे टोटल, जी। और आज जब पीआईए की जो हालत है उस पे क्या कहे। कोई एक प्रोग्राम आप तफसील से पीआईए पे नहीं कर सकते कि हमने इसको बर्बाद कर दिया? ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये था कि जनाब ये जो ग्रुप इंश्योरेंस और बेनेवोलेंट फंड है, ये 30-30 साल से लोगों को नहीं मिला जी, जबकि लोगों का जाती पैसा है। अदालत का फैसला आ चुका है इन सारी चीजों पर, लेकिन कोई इदारा भी देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है सर। तीसरा सवाल ये कि पाकिस्तान में ऐश वकीलों के लगे हुए हैं, दोनों मिल जाते हैं और पार्टियों को तंग करते हैं, ठीक। और बाकी वकील तो कमा ही रहे हैं, वो सब कुछ आपको पता है। ठीक है, ये तो तीसरा तबसरा हो गया। पीआईए का मैं अर्ज कर दूं कि जो एवरेज है जो हुकूमत बता रही है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने का, उसमें यह है कि दुनिया की जो बाकी एयरलाइंस हैं जैसे टर्किश है, एमिरेट्स वगैरह, उन पे 250 फ़ी तैयारा है। हमारे पास टोटल जो है ऑपरेशनल तैयारे 29 या 30 हैं, तो उस एतबार से कोई 10 गुना ज़्यादा वर्क फोर्स है, तो उसकी वो छांटी कर रहे हैं। उसका उन्होंने पूरा प्लान बनाया है। इस जून तक जो है ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और हुकूमत का टारगेट है कि बाकी एयरलाइंस की तरह यहाँ भी फ़ी तैयारा 250 लोग होने चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये किस तरह गेज करते हैं। और जो अहम शोबे हैं पीआईए के, जैसे इंजीनियरिंग है, उसको अलहदा इंडिपेंडेंट कंपनी में तब्दील किया जा रहा है। किचन का जो शोबा है, फ्लाइट किचन का, वो प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। बाकी चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद लेके जाई जा रही हैं। यहाँ सिर्फ कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट रह जाएगा। और ये इस बात की गारंटी नहीं है कि पीआईए वैसा ही फाल हो जाएगा जैसे 70s 80s में था। हाँ, नहीं, वो तो नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हुमा याकूब साहिबा हैं। एक मिनट, ज़रा ग्रुप इंश्योरेंस की जहाँ तक आपने बात की, मुझे तजर्बा है बैंकिंग की इंश्योरेंस लेने का। होता ये है कि जब उनके पास क्लेम लेके जाते हैं तो वो कहते हैं आपने स्मॉल प्रिंट पढ़ा था। अच्छा, दुनिया में कितने आदमी हैं जो स्मॉल प्रिंट पढ़ते हैं और उसकी ज़बान समझते हैं कि जिसमें सारी की सारी लीगल जगलरी समझी होती है। अगर इंश्योरेंस का कारोबार प्रॉफिटेबल ना हो उन कंपनियों के लिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो क्यों आपको इंश्योरेंस बेचेंगी। कस्टमर सबसे आखिर में आता है उनकी लिस्ट में, सबसे पहले उनका प्रॉफिट पूरा होना चाहिए। तो आपकी जो तंगी है या परेशानी है वो मेरी समझ में आ सकती है। हुमा याकूब कराची से। जी हुमा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी आपके एक कॉलर ने कहा कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था। उस्तादुल्लाह साहब, आपको एक जरूर कहूंगी, आपने लास्ट वीक पीआईए पे प्रोग्राम किया था, अभी मैं आपके लास्ट कॉलर की बात ही सुन रही थी। ये पीआईए जो थी वो पाकिस्तान का जेवर थी, जेवर को तो लीरा लीरा कर दिया गया। इस्फहानी साहब ने कब्र में दूसरी दफा कल करवट ले ली होगी जब आपके डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं अपने स्टेटमेंट पे कायम हूँ। बिल्कुल, उनको किसी ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, उनको भी तो एनआरओ दिया जा रहा है ईमानदारी का। उनको भी तो गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल यही बात पूछना चाहूंगी। हर इदारे को तबाह करने का मंसूबा बनाया गया, अब आप उसको प्राइवेटाइज करके उसको एक शरई हैसियत और लीगल फ्रेमवर्क में लाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? आपने हर चीज को तबाह कर दिया। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं है कि हर एक आदमी को ईमानदारी का, गद्दारी का या हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट दें। वो पहले अपने गले में सर्टिफिकेट लगवाएं। इसलिए मेरा ताल्लुक भी जी बिल्कुल सही है। इसमें सवाल तो कोई नहीं था, प्योर तबसरा था। राहिल अशर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी मुबशिर साहब, आज एक इशू उठाऊंगा। हम डिफेंस फेज 1 में रहते हैं और पिछले ये तकरीबन कोई जब अगस्त में बारिश हुई थी उस वक्त के बाद से ही हम लोगों ने देखा था कि जगह जगह सुई गैस की ना लीकेज है, क्योंकि जब सुई गैस लीक होती है तो जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ बबल्स बनते हैं। अब वो इतनी हो गई है कि लोगों के घरों के जो पेड़ पौधे लगे हुए वो जल गए। आज डीएचए फेज 1 में मार्केट में हबीब बैंक के सामने एक सुई गैस की लाइन जा रही थी, उसमें आग लग गई। तो 2004-6 तक डीएचए ने सारी सीवरेज लाइन और वाटर लाइन गाड़ी थी, उस वक्त कहा गया कि जी गैस की लाइनें चेंज कर देनी की गई 2014 में। अब हमारे पास एक है
फरहान वजीर अली साहब, वो अपने तौर पे कोशिश करते हैं, क्योंकि ना हमारे MNA MPA क्योंकि फेडरल सुई गैस का आप क्या कोई क्या नहीं चाह करते। रहे मेरा हैं? सवाल ये है कि जी बहुत शदीद सुई गैस की लीकेज है, आपसे रुक जी, कैसे बिल्कुल, उठाएं, क्योंकि ठीक है, इस वक्त आपने- ये कोई आपने पूरा उठा दिया ये इशू डिफेंस के हवाले से। ये सिर्फ डिफेंस का इशू नहीं है, कराची के बहुत सारे इलाकों में ये प्रॉब्लम है, तो मुतल्लिका जो इदारे हैं वो रहम खाएं, यही कह सकते हैं हम। मजीद मंसूरी साहब हैं, कहाँ से? शाहद सिद्दीकी हैं पहले। शाहद सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शाहद? सर, अल्लाह का शुक्र। जी, आज एक सवाल, कल इतना अच्छा फैसले आए सुप्रीम कोर्ट की कि ये PMT इतने नाजायज बिल्डिंगें बनी है, सब गिरा दो, फला कर दो, सारे अच्छे फैसले। वो बिल्डिंगें जो बनाते हैं बिल्डर्स बनाते हैं। एक तरफ बिल्डर्स की तो समझिए बिल्कुल उनको लोगों ने अब पकड़ेंगे, जाके ढूंढेंगे क्या हो, किसने बनाया था क्या। लेकिन दूसरी तरफ हमारी PM साहब ने अब एक्सटेंशन दे दी कि जायज लाओ नाजायज लाओ, कुछ भी करो, बिल्डिंगें बनाओ, कुछ भी करो, कहाँ से पैसा। अब एक बात बताएं, मैं नाजायज पैसे से जायज काम करूंगा कैसे? ये सुप्रीम कोर्ट अभी देख के अल्लाह के वास्ते अभी रोक दे, 3 साल बाद फिर आके कहेंगे ये नाजायज हुआ था और इस सबको एमनेस्टी कैंसिल करो और इन सबको टांग दो। यही मेरा सवाल है। बिल्कुल, ये आपका सवाल नहीं, आपकी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। और ऐसा ही होता है कि जब बन रहा होता है तो इदारे यहाँ पे सिंध बिल्डिंग, और जब उसमें लोग आबाद हो चुके होते हैं तो एक लंबा इश्तिहार एक सरकार बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से आता है कि ये प्रोजेक्ट इलीगल है, इसमें हिस्सा ना लें, हालांकि लोग उसमें बस चुके होते हैं। सही बात है। मजीद मंसूरी हैं कराची से ही। जी मजीद भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, मोहतरम, कहना ये था कि मैं पाकिस्तान स्टील को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी जी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मुलाजमी पाकिस्तान स्टील को 4,500 को जबरी बरतरफ कर दिया गया। ठीक है सर। तो उसके अंदर ये मसला था कि देखिए सिर्फ कि उन्होंने, और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और हमाद रज़ा साहब दीगर लोगों ने ये अनाउंसमेंट करी कि हम उनको बेल आउट पैकेज दे रहे हैं। तो सर, बेल आउट पैकेज का मतलब होता है कोई पॉलिसी, ठीक है, जबकि इदारा इतनी अपनी सुधार रखता है, ताकत रखता है कि इदारा चल सकता है। लेकिन अब तो उन्होंने शायद कोई सिस्टम बना दिया है ना सर, नहीं रिस्ट्रक्चरिंग का, बना दिया या नहीं बनाया? नहीं, कुछ भी नहीं बनाया सर। आज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास था, उन्होंने निचकारी के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी। ये सब साजिश हो रही है सर। आज भी इदारा चल सकता है। देखिए उसके पास 3 थर्मल पावर प्लांट मौजूद हैं जो बिजली सर, आप दुनिया की तमाम बेहतरीन मिसालें उन्हें दे दें, अगर उन्होंने इरादा कर लिया है तो वो आपकी कोई दलील नहीं मानेंगे। सीधी सी बात, प्रैक्टिकल बात ये है। बाकी आपकी मर्जी है। फैज़ बख्श हैं दुबई से। जी फैज़ साहब। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मुबशर जैदी साहब और वसतुल्ला खान साहब को मेरा सवाल पे, दोनों के सवाल है मेरे दोनों भाइयों से। पहले मैं वसतुल्ला खान से सवाल करूंगा। करिए जी वसतुल्ला खान साहब, ये सवाल आपसे है, क्या मौलाना साहब PPP को और नून लीग को उल्लू बना रहा है, या नून लीग और PPP मौलाना साहब को उल्लू बना रहे हैं? अच्छा, या मौलाना साहब ठीक है, एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल मुबशिर साहब, दूसरा सवाल ये है, मुबशिर जैदी को हमने कोई साल पहले 8-10 साल पहले बताया था कि मिलीनियम सिटी मुल्तान का अभी तक कोई इश्यू हल नहीं हुआ उसका। हाँ ठीक है, ठीक है। मिलेनियम सिटी मुल्तान का जो इशू है वो अभी तक हल नहीं हुआ। हमने भी चेक किया था, जैसे मैंने आपसे वो किया था। जहाँ तक मौलाना की बात है तो सर आपको कुछ समझ आती है? अब ये जो है फैज़ साहब को अगर ये नज़र आ रहा है कि एक दूसरे को उल्लू बनाया जा रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। बहरहाल अपोजिशन के रहनुमा हैं, वो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की, और इसी तरह होता है। हर पार्टी माजी में इसी दौर से गुजर चुकी है। जो बरसे इक़्तिदार हैं वो भी एजिटेशन की सियासत करते रहे हैं, जो इक़्तिदार से बाहर हैं अब वो एजिटेशन कर रहे हैं। अब उल्लू बना रहा है या नहीं बना रहा है, इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है। आपको हो तो बता दीजिए। जमील नजम हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो है स्कूलों के खोलने का मसला, और एक है प्रिंटर और पब्लिशर के एतबार से जो वेयर हाउस भरे पड़े हैं किताबों के, वो सब रद्दी हो जाएंगे, जिसमें कुरानी आयात भी हैं, सीरत की किताबें भी हैं, और हुकूमत ने कोई ऐसा लाए अमल तय नहीं किया
बल्कि सिंगल करिकुलम का नाम लेकर अब किताबें मार्केट में हैं नहीं, और नए जो 1 जनवरी से साल शुरू कर रहे थे स्कूल, वो भी हाथ डाल के बैठे हुए हैं। एक तो प्रिंटर और पब्लिशर के एतबार से हुकूमत कम अज कम उनको एतमाद में ले। इसी तरह प्राइवेट स्कूलों को खोलने और गवर्नमेंट स्कूलों को खोलने, मदरसों को खोलने के लिए एतमाद में ले। 2-3 बंदे बुला लेते हैं जो नुमाइंदे भी नहीं हो पाते। एक तो पब्लिशर, प्रिंटर और प्राइवेट। क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमत सिंगल करिकुलम के एतबार से एतमाद में ले एजुकेशनिस्ट को। ठीक है, बिल्कुल वो हो रहा है, सिलसिला चल रहा है, क्योंकि अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंसिडरेशन है। और ये है कि जहाँ तक दूसरी बात स्कूलों के खोलने की है, तो पीर को मिल रहे हैं दोबारा से तमाम वज़राए तालीम। तो देखें क्या ख़बर आती है। इरफानुल्लाह खान हैं कराची से। जी इरफान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मेरी एक ऑब्जर्वेशन है और ये मसला है, मैं बयान कर रहा हूँ, जो बहुत से लोग इस वक्त फेस कर रहे हैं जो मोटरवेज इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत ने एमटैग की एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जी। उसमें एडवांस जो है वो पैसे जमा कराए जाते हैं जी। उसका मकसद ये था कि जो पैसेंजर हैं, जो ट्रैवलर है, उसको सहूलत दी जाए, उसके टाइम की बचत हो, और उसके लिए अलग लेन उन्होंने मुख्तस की हुई है। लेन तो मुख्तस कर दी हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि जब उसी लेन में सब लोग घुस जाते हैं और वहाँ बड़ा बड़ा एक लिखा हुआ है बोर्ड के अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो 500 रुपये जुर्माना होगा। लेकिन होता यह है कि काउंटर पे जब पहुँचते हैं तो वो उससे टोल टैक्स वसूल कर लेता है और जुर्माने का कोई वसूल नहीं है। वहाँ पे कई दफ़ा वहाँ पे उन्हें कहा गया है कि यार ये ज्यादती बंद करें, लेकिन ये कुछ नहीं हो रहा और ये हजारों लोगों का ये मसला है। तो प्लीज इसके लिए कोई आवाज बुलंद करें। बिल्कुल, ये तो मैं खुद भी जब ट्रैवल करता हूँ अपनी गाड़ी में इस्लामाबाद जाता हूँ तो मेरे ख्याल में शोर कोट के बाद से ही एम टैग शुरू होता है। यहाँ पे समहाउ एम टैग का हिसाब जो है वो उस तरह नहीं, कराची के उसमें है कभी, लेकिन उसमें बगैर टैग की जो गाड़ियाँ घुस जाती हैं हर जगह। लेकिन अब इन्होंने ओवरऑल कर दिया है एम टैग का, 1-2 लेन्स बनाई हुई हैं, लेकिन मेजॉरिटी अब एम टैग की हो गई है। तो वो तो लोगों को अवेयरनेस है। अच्छा। लेकिन ये इनकी बात सही है कि बहुत सी जगह पे जहाँ एम टैग काम नहीं कर रहा होता और वो फिर आपको पर्ची दे करके और वो पैसे उसी तरह देने पड़ते हैं। जुर्माने का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं फेस किया जुर्माना। तो आपके पास एम टैग है? जी। अच्छा। तो आपको ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं आती? नहीं, मुश्किल जो पेश आई जिनकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि बहुत सी जगह पर इन्होंने जो है वो एम टैग चलता नहीं है और अच्छा। वो जो है ना वो फिर मैनुअल मुसाफिर को तो नहीं पता, मुसाफिर को ये है। अच्छा, कहाँ? मोहम्मद सिद्दीक हैं कराची से। जी सिद्दीक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अच्छा सर, मेरा ये है बात, मैं ये तजवीज़ जैसे देना चाह रहा हूँ जैसे इनको कि जैसे ये हम यहाँ पर मारीपुर रोड के ऊपर दुकानें हैं जैसे, तो इन दुकानों के ऊपर जो दूसरे फूड इंस्पेक्टर आते हैं वो आके पैसे ले जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट वाले आते हैं वो आके पैसे ले जाते हैं, पता नहीं कौन कौन दुनिया जमाने आते रहते हैं जी, जो हमारे हमसे पैसे ले जाते हैं। जैसे भाई वो आ गया, सैंपल उठाने वाले आ गए, वो भाई ये चीज तुम्हारी नकली है, ये है वो, जब उनकी जेब में पैसे डाल दो तो वो सब कुछ क्लियर हो जाता है, समझे ना। तो गवर्नमेंट या इस तरह का कोई ऐसा सिस्टम बना, गवर्नमेंट के लोग हैं भाई साहब, वो गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी? वो गवर्नमेंट के लोग हैं ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको खत्म करके या किसी दुकानदार या कोई आप, वो खुद गवर्नमेंट है या 500, वो जो आपके पास आ रहे हैं वही तो गवर्नमेंट है। हाँ सर, इनको तो फिर ये तो सर मेरी तजवीज है कि इनको हटाए ना सर, इनको हटा के हम पर एक टैक्स लगा दे 500 रुपए महीना या 300 रुपए। मेरे भाई सिद्दीक, बिल्कुल आपकी बात इन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है,
मसला ये है कि वो जाहिर है जो फूड इंस्पेक्टर आपसे 500 रुपए खींच के लेके जा रहा है, उसने उसमें से 300 रुपए ऊपर भी देने होते हैं, वो 100 रुपए उससे ऊपर भी जाते हैं, और वो आपको रियायती पैकेज देता है कि जी मैं 500 रुपए की पर्ची काटूं या आप मुझे 200 रुपए दे रहे हैं, तो आप आमादा हो जाते हैं, ज़ाहिर है मजबूरी है आपकी। तो ये है कि ये हमारे यहाँ पूरा निज़ाम ही सिस्टम है, साइंटिफिक है ये। हुकूमत का काम सिर्फ है तंग करना और बाकी कुछ नहीं है। तो ये हमें आज नहीं पता लगा, आप सारी जिंदगी हम भुगतते जो है ना, और आला हुकाम से नोटिस लेते हैं। हाँ सही बात। आगे कौन है? अहमद नूर हैं दुबई से। जी अहमद नूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी मैं आपको मालूम होगा ये दुबई में पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े हैं काम के और विजिट के दोनों बंद कर दिए गए हैं। हमारे मजहबी उमूर के मिनिस्टर इनके एम्बेसडर भी मिले थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इधर आए, 1-2 दिन रहे। उसके बाद कोई मुस्बत किस्म का कोई एलानिया जारी नहीं हुआ। एक ये कहा कि कर दिया जाएगा, लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दी गई। और फिर इनकी लोकल फॉरेन ऑफिस ने बस ये कहा कि कोविड की वजह से इसको डिले कर दिया गया। बट कोविड एक मेरे ख्याल में एक बहाना है एग्जैक्टली, क्योंकि कोविड तो हमसे ज्यादा अमेरिका और यूरोप और इंडिया में है, इंडिया में बहुत ज्यादा है, इंडिया में है, लेकिन वहाँ के तो लेकिन इसका मेरे ख्याल में या तो हमारी प्राइम मिनिस्टर की सतह पे इसको एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है पाकिस्तानियों के लिए। एक तो जरिया माश का, ऊपर से जो यहाँ से रेमिटेंसेस जाती हैं, आपको मालूम है तकरीबन जीसीसी से $5 बिलियन तो हर साल जाते हैं, और तकरीबन साल की 1-1.5 लाख नौकरियां यहाँ से पाकिस्तानियों की लगती हैं। ये एक बहुत मेजर इशू है। ये तो सिर्फ वर्क सेक्टर है, फिर जो टूरिज्म का वो है, जो लोग आते हैं इधर वो भी नहीं आ पा रहे। ये जो तकालीफ है ना अहमद नूर साहब, ये जुड़ी हुई हैं फॉरेन पॉलिसी। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी और उनकी फॉरेन पॉलिसी में जो मुश्तरका चीज़ें हैं वो मौजूद हैं तो सब मुसलमान भाई भाई हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ डाइवर्जन है थोड़ा सा और उनकी पॉलिसी भी चेंज हो रही है, तो जिसे कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसना, तो आप लोग हैं घुन जो फॉरेन पॉलिसी के गेहूं के साथ पिस जाते हैं। तो आपकी दलीलें अपनी जगह हैं कि ज़र मुबादला भी आ रहा है, मेहनत भी कर रहे हैं पाकिस्तानी, ये सब है, लेकिन इसका ताल्लुक़ जो है वो बड़ी गेम से है। और बहरहाल हम अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो रूलर्स हैं वो यहाँ शिकार के लिए आए हुए हैं आजकल, और धड़ाधड़ शिकार भी कर रहे हैं। तो बदले में रियासत पाकिस्तान उन्हें रोक तो नहीं सकती शिकार से, वो तो ज़ाहिर है वो भले पाकिस्तानियों को रोक हमें पहले ही कहा हुआ है कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक खास जुज है। किसी फॉरेन ऑफिस के बंदे ने कहा था 2-3 साल पहले कि ये जो तिलोर का शिकार है ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का सतून है। बिल्कुल सतून है। तो देखें सबकी उम्मीद यही है कि ऐसा हो जाए बहरहाल, लेकिन जिस तरह ये किया गया है, बैन लगाया गया है, तो ज़ाहिर तशवीश की बात है। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जाने के बाद भी नहीं हो रहा, तो आपकी तजवीज़ बजा है कि पीएम को ये बात उठानी चाहिए लीडर्स की सतह के ऊपर। एहसन जट हैं डिग्री से। जी एहसन भाई। हेलो जी भाई। सर मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपकी, क्योंकि मेरा इशू है तालीम से रिलेटेड जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिर्फ आप 2 मिनट मुझे जरूर देंगे। सर मैं बात ये करना चाहता हूं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है हमारी सिंध की, आपको पता होगा 37,000 वैकेंसियां इन्होंने अभी अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने कहा है कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन सर इनकी जो पॉलिसी है वो मतलब हम एक आम जो बंदा अप्लाई करना चाहता है वो समझ से बाहर है। एक तो इन्होंने जो निसाब रखा है तैयारी के लिए वो इन्होंने रखा है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो सिलेबस जब मैंने खोला तो उसमें सर जो हमने पढ़ा हुआ है गूगल से या दूसरी बुक्स से, उसमें कुछ और आंसर्स हैं, और इनकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं इनमें कुछ और आंसर है। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी वेबसाइट पे जाके देखें कि पाकिस्तान में डिजर्ट कितने हैं, तो गूगल या ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं वो हमें बताती हैं कि 5 डिजर्ट हैं, और इनके टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा हुआ है कि 3 डिजर्ट हैं। अब हम तैयारी करें तो कहाँ से करें?
एक बात सर। दूसरी बात मेरी ये है कि ये 37,000 वैकेंसियां फिल कर रहे हैं, लेकिन इनको वो 3800 कैंडिडेट्स 2018 वाले नजर नहीं आ रहे जिन्होंने IBA का टेस्ट पास भी किया है, और सरदार शाह ने कहा था हम उनको जॉब्स देंगे। तो मेरा सवाल है कि इनको वो क्यों नजर नहीं आ रहे? वो 3800 कैंडिडेट नहीं है सर, 3800 खानदान है। और आप यकीन करें, आपका प्रोग्राम जब भी आता है उन 3800 कैंडिडेट्स में से कम 1500 कैंडिडेट देख रहे होते हैं कि आपके प्रोग्राम में इस पर आवाज उठाई जाएगी। सर प्लीज सर हमारे लिए आवाज उठाएं। आपने बहुत मुदल्लिल अंदाज में अपना मसला बयान किया। बिल्कुल, हम कोशिश जरूर करेंगे सरदार शाह साहब से इस पे, सरदार साहब से एक वजाहत ले लें कि क्या है, ताकि अगर कोई ऐसी उम्मीद है तो आपको पता भी लग जाए, वरना दोबारा से। जहाँ तक निसाब की बात है तो भाई हमारे बोर्ड, मेरा मशवरा ये है कि सहरा भले 5 हो गूगल में, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक रोड में अगर 3 है तो प्लीज 3 ही लिखिएगा। बाकी 2 को भूल जाइएगा, लेकिन उन्हें याद रखिएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में वही 5 काम आएंगे। लिखिएगा 3। मेरा सिर्फ ये मशवरा है। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। शेख अशफाक पूरी साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। शेख साहब जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। मोहतरम, पहले तो हमारे क्रिश्चियन भाइयों को आज साल नौ मुबारक हो। क्रिश्चियन भाइयों को क्यों, सभी को मुबारक हो? नहीं जी, हमारा तो इस्लामी साल जब मुबारक होता है, क्रिश्चियन साल है ना। ठीक है। हेलो जी सर, सुन रहे, फरमाइए आगे। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं रिटायर टेलीफोन सुपरवाइजर हूँ। हमारा 11 साल से मसला चल रहा है कि हमें अपनी पेंशन का वो जो एरियर है वो नहीं मिल रहे। हेल्थ वर्कर का मसला है कि उनको 6 साल से उनका एरियर नहीं मिल रहा। जी ठीक है। तो वो जो अदालत ने फैसला दिया था उसके बाद कुछ नहीं हुआ? उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ है। अभी शेख रशीद को चाहिए कि इनको FIA के हवाले करें या नैब के हवाले करें। कम से कम हमारा मसला हल हो जाएगा। या नवाज शरीफ से ले या जरदारी से ले, जिन्होंने हमें बेचा था, उनसे 2 लेकर हमें अगर पूरा नहीं देते हैं तो आधा तो दे दें। ठीक है। या तो अल्लाह करे कि अयूब खान की बादशाही आ जाए, जिसने हमें डैम भी दिए हैं। जी जी। तो उस बहरहाल कई पेंशनर्स की जो कॉल्स हैं वो आती रहती हैं, और वो हर महकमे में यही प्रॉब्लम है। नेशनल बैंक बड़ा। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने सेहत कार्ड का भी ऐलान कर दिया है। 2021 में वो गुर्बत भी ख़त्म कर देंगे, लेकिन पेंशनर्स का मसला उनके एजेंडे में नहीं है। अफसोस की। असलम भट्टी कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। जैदी साहब और खान साहब। जी सर। आपसे एक छोटा सा सवाल है। मैं बहुत अरसे से आपका प्रोग्राम देखता हूँ जी जी, और आज दिल चाहत के आपके प्रोग्राम में कुछ बातचीत की जाए। फरमाइए। उसको मुझे ये हुआ कि आज खबरों में ये बताया गया कि सिंध हुकूमत के तकरीबन 500 अफसरान ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जो नैब में पकड़े गए। उसके बाद इन्होंने प्ली बार्गेन की, अपना जुर्म एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद जो जुर्माने की रकम उन्होंने जो थी वो नैब को वापस की और वो दोबारा रीइंस्टेट हो गए। और मजे की बात है उसमें कई लोग ऐसे हैं जिसको सिंध गवर्नमेंट में प्रमोशंस भी मिले और डबल प्रमोशन मिले हैं। अभी पता ये चला कि 500 तो वो हैं, 500 दूसरे ऐसे अफराद हैं जिनके ऊपर नैब में और मुख्तलिफ इदारों में करप्शन के केसेस चल रहे हैं। तो क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इनको आप सस्पेंड कर दें 15 जनवरी तक। तो पूछना ये है कि क्या अगले 15 जनवरी तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध में कोई 1000 वैकेंसियां वैकेंट होने वाली हैं जो ये करप्ट लोग निकलेंगे? नहीं सिंध गवर्नमेंट, भट्टी साहब मुझे नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट क्या नहीं। अब ठीक है, अगर फर्ज करेंगे 1000 वैकेंसी निकल भी आए तो भट्टी साहब आपको क्या फ़ायदा होगा? इसलिए कि ऑलरेडी एक कॉलर अभी हमें बता चुके हैं कि 38,000 लोग जो हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनमें से 35,000 जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए और उन्हें 2-3 साल हो गए अब तक रुलते फिर रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिली। तो उस फौज में 1000 और शामिल।
कौन? ताज खान साहब हैं कोरिया से। अस्सलाम वालेकुम ताज भाई। सलाम अलैकुम मुबशिर साहब, उस्ताद खान साहब को मेरा सलाम। खान साहब आप सोल से बात कर रहे हैं या प्योंगयांग से बात कर रहे हैं? मैं तेगू से बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, ठीक है, फरमाइए जी। तो मैं तो उस्ताद खान साहब को बहुत बड़ा फैन हूँ पिछले 20-25 साल से। थैंक यू। और बात मैंने कभी मिस नहीं किया है। मेरा यहाँ पे हम कोरियन नेशनल है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, और जो क्या कहते हैं हमारे लिए कुछ मुश्किलात है। पीओसी एक तो जो हमको पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड मिलता है वो सिर्फ 7 साल का होता है, और हमारा पासपोर्ट जो है ना वो 10 साल का होता है। और फिर जब हम उसको रिन्यू करते हैं तो उसमें वो गैप आ जाता है पुराने और नए पासपोर्ट में। दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं और वहाँ पे हमको ये मुश्किल होती है कि हम अपना जो सिम पे नंबर लेते हैं उसमें हमको मुश्किल होती है, वो यानी कि हेड ऑफिस जाना पड़ता है। मैं गया था पिछली दफ़ा पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो मैं यानी 10 बैंक के पास ज़्यादा गया हूँ। वो कहते हैं कि आपको यानी कि हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो हम जितना यहाँ पे कमाते हैं। खान साहब मैं समझ गया आपकी बात। मैं अर्ज करता हूँ अभी हुकूमत ने रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट जो है वो आप जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ही खोला है कि उसमें आप गैर मुल्की करेंसी में रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो उसकी वेबसाइट पे जाके ज़रा मालूम करें कि आपकी मुश्किल का कोई हल है या नहीं। बाकी रहा जहाँ पासपोर्ट का मसला कि जब एक्सपायर हो जाता है तो वो रिन्यू या नया, तो मेरा मशवरा ये है कि चूँकि मैं भी इस सूरत हाल से गुजर चुका हूँ कि जब 6 महीने रह जाए ना पुराने पासपोर्ट में, तब से आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। उसके अलावा कोई हल नहीं है। और जहाँ तक सिम का मामला है वो मैं समझ नहीं पाया। जब आप पाकिस्तान आते हैं तो ज़ाहिर है लोकल सिम तो आप ख़रीदते होंगे, लेकिन इंडिया में अगर ये मसला है पाकिस्तानी सिम का तो वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ यासिर इमाम साहब हैं कराची से। जी यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। आप तीनों हजरात का माशाल्लाह से प्रोग्राम करने का तरीका बड़ा पसंद आया मुझे। अच्छा, आपके प्रोग्राम में बेशतर लोग शिकायतें करते हैं पाकिस्तान में ये है, ये खराबी, ये खराबी, ये खराबी। पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत सारी हैं। एक नंबर एक बात ये कि जैसे हम यहाँ से निकलते हैं घर से जी, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, स्टैंड खुला रह गया तो बराबर से 50 आदमी बोलते हैं भाई स्टैंड, भाई स्टैंड। क्या तूने पता, उन्हें कोई रिश्तेदारी तो है नहीं हमारी, लेकिन ये कि आगे जाके कोई टर्निंग पे गिर सकता है आदमी। दूसरी बात ये है कि पुलिस को लोग बुरा कहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं SIUT से निकला और सदर में रुका कुछ चीज़ें लेने के लिए। वापस आया, पुलिस वाले मोटरसाइकिल ले गए मेरी उठा के। अच्छा, मैं पैसे जो है ना, मेरे पास सामान खरीद लिया था, पैसे कम थे। मैं आया PDT थाने, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल लेने के लिए तो उन्होंने कहा 200 रुपये दो। मैंने देखा तो मेरे पास 140 रुपये थे। मैंने कहा यार 140 रुपये हैं। कहने लगा नहीं, कंप्यूटर में डालना है, हाथ की पर्ची नहीं बनती। तो मैंने कहा तुम मेरा शनाख्ती कार्ड रख लो। कहने उसकी भी इजाज़त नहीं। मैं बड़ा परेशान खड़ा हुआ था, तो ASI खड़ा हुआ था वहाँ पे। मैंने उससे कहा, मैंने कहा साहब ऐसा ऐसा मसला है, आप इजाज़त दे दें, मैं शनाख्ती कार्ड रखा, कल सुबह ले लूँगा पैसे दे। कहने लगा नहीं यार, कोई हमारे पास ऐसी वो नहीं है, और पैसे मैं लेता नहीं हूँ, रिश्वत नहीं लेता हूँ मैं। फिर उसने पर्स में, जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, उसमें उसका एक 100 का नोट था। उसने कहा तुम मुझे 40 रुपए दो। मैंने 40 रुपए दे दिए, उसने मुझे 100 रुपए दे दिए। कहने लगा आप जाके चालान भर दो। मैंने कहा मैं आपको कब दूं आके, कल कब आप? कहने लगा कोई जरूरत नहीं, आप भाई हो मेरे। मैं हैरान रह गया। उसका नाम था आसिफ रशीद, पुलिस वाले का, ASI था। मैंने कहा देखो इसकी तनख्वाह होगी 20, 25, 30 हजार, 40 हजार रुपए होगी। इंसानियत, कितना बड़ा इंसानियत, बड़ा दिल किया इसने। तो हर चीज आपके यहाँ प्रोग्राम में जितने लोग आते हैं मनफी बातें करते हैं कि हमें ये हो गया। देखिए तकलीफ तो एक घर में रहते हैं तो भी तकलीफ हो, लेकिन ये लोग जो है ना, अब पुलिस वाले ने मेरे साथ क्या किया, मेरा रिश्तेदार तो नहीं था, मैंने फिर जाके उसको पैसे दिए अगले। इनफरादी सतह पे हम लोग बहुत अच्छे हैं, ये मानना पड़ेगा।
अच्छा, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल का स्टैंड खुला हुआ, 50 आदमी बोलेंगे, किसी खातून बैठी है, उसका दुपट्टा आ रहा है तो आवाज देंगे भाई वो सलमान भाई। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और पॉजिटिव बातें करने वाले जाहिर है कम लोग होते हैं, लेकिन अच्छी बात है आपने ये शेयर किया। और पॉजिटिव बात तो ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी ममालिक में जो चैरिटी करने वाले जो टॉप 5 ममालिक हैं उनमें शामिल है। हालांकि पाकिस्तान की माशी हालत ऐसी नहीं, लेकिन इंडिविजुअल का दिल बड़ा होता है। और अगर आप इंसान बन के बात करें तो अक्सर लोग आपकी हेल्प करने को तैयार होते हैं। अगर आप ये ना कहो तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, फिर तो जाहिर है कि कौन करेगा। आगे कौन है? हैदर रजा हैं कराची से। जी हैदर। जी सर। सर जी, मैं तो आपका पुराना कॉलर के हवाले से जब भी बात करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी दिन आप ऐसा करें, कोई किसी भी वजीर को बुला लें ताकि हम वहीं कोई रोना रोए तो उससे कोई बातचीत हो तो हमारा कुछ मामला हल हो जाए, क्योंकि हमें किसी सूरत नजर नहीं आ रहा है कि कोई मामला हल होगा। कोर्ट में भी नहीं चल रहा है मामला हमारा, कोर्ट के अंदर भी बहुत बुरे हालात हैं। यानी आप ये समझ लें कि डेट ही नहीं लग रही। सही हैदर भाई, सिर्फ मसला ये कि वजीर को बुला तो लेंगे, वो आपको 2-4 टॉफियां भी दे देंगे, हाँ। लेकिन जब कोर्ट के अंदर मसला है तो इवेंचुअली जो ब्यूरोक्रेसी है, कोर्ट में मसला तो है ही नहीं ना। कोर्ट से तो हमारा डिसीजन हुआ है, उस पर तो सिर्फ इम्प्लीमेंट होना है। बिल्कुल, आप ये देखिए ना, ये भी कोर्ट ही करवा सकती है। वैसे तो कोई आपको थाली में रख के कहाँ देता है पाकिस्तान में? नहीं, मसले मसाइल तो बहरहाल, लेकिन अब क्या किया जाए? फिर वही वाली बात है कि आदमी सोचता है कि किस तरफ जाए, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए ना इस बात का। ठीक है, नहीं आपकी तजवीज़ अच्छी है, विल ट्राई टू डू दैट कि कम से कम वज़ीर साहब से बात करके उनका वर्जन जो है या उनकी तवज्जो ज़रूर दिलाई जा सकती है इस साइड पे। आरिफ सिद्दीकी हैं कराची से ही। जी आरिफ भाई। जी मुबैशर साहब, मुझे सिर्फ 2 बातें करनी थी। एक तो ये, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पता नहीं आप अपनी मैनेजमेंट से कहें कि आपका प्रोग्राम का शायद वक्त बढ़ा दें अगर थोड़ा सा, तो बेहतर हो जाएगा। जी, आज अगर पूरे हफ्ते नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम ये 2 दिन जो कॉलर डे है इसमें थोड़ा टाइम अगर बढ़ जाए, ठीक, थोड़ी आवाज ज्यादा गूंज जाएगी। सही, बिल्कुल। दूसरा सर, थोड़ा सिंध गवर्नमेंट के बारे में वक्तन फवक्तन अगर आप थोड़ा जिक्र कर दें, जी, उनकी कारकर्दगी कितनी शानदार चल रही है, तो बहुत आपकी नवाजिश होगी। ठीक, तो आप यही कहना था। बहुत शुक्रिया। हम नॉर्मली नहीं करते ना सिंध गवर्नमेंट, ये था। और शानदार कारकर्दगी, और सिंध गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल में वो नहीं हो सकता है, जो जुमला कह रहे हैं उसका यही मतलब है। बिल्कुल, हम क्यों उस पर इन्वर्टेड कॉमाज लगा? सही बात। वक्फा ले ले। वेलकम बैक। सखर से हैं सोहेल सुमरो साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं तकरीबन 6.5 मिनट से होल्ड पे हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि 1.5-2 मिनट फरमाइए। बिल्कुल जी सर मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ, और तकरीबन 3-4 हफ्तों से मैं नोट कर रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में IBA रिलेटेड 300-3800 कैंडिडेट के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। तो सर मेरा सवाल ये है, आज भी मैंने देखा कि एहसन जट ने कॉल की थी डिग्री से, तो सर आप लोगों का काम, मेरा ख्याल ये है कि उनसे जवाब पूछना या उनसे पूछकर बताना नहीं है सरदार शाह या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। आपका काम हमारे हक में उनके लिए आवाज उठाना है। और सर मैं माजरत करना चाहूंगा कि मैं एहसन जट ही बात कर रहा हूँ डिग्री से, लेकिन मैंने गलत इसलिए बताया क्योंकि शायद मुझे कॉल पे ना लिया जाता। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम। हम जहनी तौर पे कितने परेशान हैं इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा सकते। हम सिर्फ प्लेटफॉर्म आपका यूज कर रहे हैं। ठीक है जट साहब, बात यह है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से पिछली कॉल में भी ये बात कर दी थी। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि आपकी आवाज़ को इंटरप्ट किए बगैर आपका पूरा मसला आपकी ज़बान में बयान कर दें, ताकि जो कंसर्न लोग हैं उनके कान में कोई डाल दे या वो खुद सुन लें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है नाम बदल के आने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके ओरिजिनल नाम से भी हमने ज़ाहिर है आपसे बात सुनी थी। तो थैंक यू सो मच फॉर अगेन दिस कॉल। कामरान अली नवाबशाह से।
जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जरदारी साहब का हल्का है नवाबशाह जी। शहीद बेनजीराबाद, यहाँ सड़कें तबाह हाल है, मखदूश हालत में है, पीने का साफ पानी नहीं है। और उसके अलावा जो है जो तालीमी दर्जगाह है, जो कदीम तालीमी दर्जगाह है 70 साला, वो मखदूश हालत के अंदर है। मनवाबाद, इसरपुरा और गरीबाबाद के लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। बिजली का निजाम भी धर्म भरम है, सड़कों के बीच के अंदर जो है वो पोल्स लगे हुए हैं। जरदारी साहब जब सदर थे तो यहाँ कुछ यहाँ प्रोजेक्ट आए थे नवाबशाह में, लेकिन बस वही प्रोजेक्ट अभी पीपल्स पार्टी जो है वो अपने सिग्नेचर प्रोजेक्ट कराती है, उसके बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं आया नवाबशाह के लिए। तो जरदारी साहब अगर सुन रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का नोटिस लें और नासिर शाह और सईद गनी साहब को हिदायत जारी करें कि नवाबशाह पर तवज्जो दें। ठीक ठीक है, ठीक बिल्कुल। ठीक ठीक। थैंक यू सो मच। जैन खान है झंग से। जी जैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हेलो। जी सुन रहे हैं भाई, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ जी कि मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ और ख़ासकर ये जो हमारे यहाँ आजकल लास्ट 2.5 ईयर से जो बिजनेस की सूरत हाल है, और ख़ासकर वो लोग जो कि अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए। हेलो जी, आप अपना टीवी गालबन ऑफ कर दें तो आप हमसे आराम से बात कर सकेंगे। जी सॉरी। नहीं आप बात कीजिए, हम सुन रहे हैं। आप अपना टीवी जो है उसकी आवाज कम कर दें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जी जी मेरी बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। जी फरमाइए। जी जी तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने अभी अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट साइड पे कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं तो अब ये सूरत हाल हो गई है इवन पंजाब में, केपी में, कि लोग जो एस्टीमेट है उससे 47 से लेके 50% बिलो तक जाके जो है वो ट्रेंडिंग हो रही है। मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो उसमें अब मुझे नहीं समझ आता कि वो लोग जो कि अभी मेरी तरह के यंग लोग हैं वो किस क्वालिटी का वहाँ काम करेंगे और क्या काम करेंगे, और क्या वो किस तरह से सरवाइव कर सकेंगे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उसका यही हो सकता है कि आप फिलहाल जो है छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करें। और मेरा ख्याल है ये टेक्निकल बात है। हाँ। हम शायद इसका तशफ़ी वक्त जवाब आपको ना दे पाएँ। बिल्कुल। हाँ। अब्दुल वहीद साहब हैं मुल्तान से। जी वहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैं मुल्तान से अब्दुल वहीद बात कर रहा हूँ। जी जी कीजिए। जी सर मुझे ये बात करनी थी कि मेरे बच्चे मैं तालीम अच्छी से अच्छी कोशिश करके करा दी है, तो नौकरी के लिए जाते हैं सर, जहाँ पे भी इंटरव्यू देकर आते हैं, ना कोई हमारे पास सिफारिश है ना पैसा है। तो उसके बाद सर इसका नाम क्या, बच्चों को कह देते हैं आप रिजेक्ट है, हर चीज में आ जाते हैं, मेरिट पे भी आ जाते हैं, लेकिन सर अब मैं क्या करूं? 22 करोड़ लोग भी क्या करें, सबका यही है। तो क्या प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने भी ट्राई किया है या सिर्फ गवर्नमेंट की ही जॉब के लिए? गवर्नमेंट सेक्टर में भी हुआ है, दौड़ में भी पास हो गए, फिटनेस में भी पास आ गए, लास्ट में ना सर ब्लड टेस्ट किया ना आई चेक की, कहते हैं रिजेक्ट है। अब दूसरा रास्ता तो फिर प्राइवेट सेक्टर ही है या फिर अपना छोटा मोटा काम है, उसके अलावा क्या कहा जा सकता है। सरकारी सेक्टर में तो यही, अगर आप मायूस हो जाएं और ये मायूसी आपको कुछ समझा दे तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा होगा, यही कह सकता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इंशाल्लाह मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।